मॉर्निंग जी। आज की सुबह कुछ खास लेके आइए। कुछ ऐसी बातें जो शायद हम पाना तो चाहते हैं बट रास्ते हमें ढंग से पता नहीं। जब हम लोग कॉलेज में थे तो लाइफ बड़ी मजेदार थी, बहुत एंजॉयमेंट वाली लाइफ। जहां हम लोगों ने पढ़ाई की थी तो वहां मस्ती भी मारी थी। और यही वो टाइम था जब हमने अपने सपने बुनने शुरू किए अपने फ्यूचर को लेकर के। कैसे लाइफ जिएंगे, कैसे मस्ती करेंगे, लाइफ में कामयाब कैसे होंगे, कहीं वहीं से हमने रास्ते बुनने शुरू कर दिए थे। और एमएससी करते करते ही हमने किताबों में अपने लिए करियर के ऑप्शन भी तलाशने शुरू कर दिए थे। सपने तो हमारे यही थे कि कुछ भी लाइफ में ऐसा हो, कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी डिग्री करें कि अच्छी नौकरी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, और उसी को टारगेट करके हम लोग अपनी तैयारी करते रहते हैं। एमएससी के फौरन बाद हर किसी की बस यही तमन्ना है कि जो हमने सपने देखे थे वो पूरे हो जाएं, लाइफ में खुशियां छा जाएं, जैसा हम चाहते हैं चीजें वैसी हो जाएं। आई फ्लाई के सेफ तरीके में हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से समझते हैं कि हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करें। वो टारगेट जो हमने अपनी बीएससी करते हुए सोचे थे, जैसे कि एमएससी में एडमिशन लेना, और एमएससी के लिए एक ऑप्शन है जैम। यार आईआईटी किससे प्यारी नहीं है। 12th क्लास के बाद हम लोगों ने कितने सिर मारे, कितने हाथ पैर मारे आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, जैम 2019 भी आईआईटी में घुसने का एक रास्ता है। आईआईटी की जिंदगी अलग है यार। आईआईटी का नाम जुड़ जाए अगर अपने बायोडाटा में तो फिर बात ही क्या है। और इसीलिए जैम एक हमारी उम्मीद की किरण है, एक दरवाजा जो खुल जाएगा अगर, तो यार एग्जाम का तो मजा आएगा ही और आईआईटी में जीने का सुख भी मिल जाएगा। जैम के इस एग्जाम में हम लोगों के लिए 2 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से एक है बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस में जिन लोगों ने बीएससी कर रखी है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में, या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और भी कई सारी ब्रांचेज हैं जो इस एग्जाम को दे सकती हैं और एमएससी में एडमिशन पा सकती हैं आईआईटी के अंदर। सिलेबस भी काफी कुछ बीएससी वाला ही है। जहां जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोफिजिक्स पूछ लेते हैं, तो वहां पर यार माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन भी आते हैं, और फिर मैथमेटिकल साइंस भी। हालांकि लाइन बड़ी पतली सी है बट फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। और यार ये भी बात है कि बायोलॉजी को हम लोग बिना केमिस्ट्री के, बिना मैथ्स के पढ़ नहीं सकते। हर जगह कहीं ना कहीं इन्हीं के रूल्स हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हो तो क्वेश्चन को पहले से पता होना चाहिए कि आना क्या है और किस तरीके से आना है। सेक्शन 3 है, ए, बी और सी। 3 घंटे का पेपर है, घंटे बहुत हैं। क्वेश्चन 60 आएंगे, जिनमें से 30 क्वेश्चन तो सेक्शन ए में ही है। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन यहां एक लोचा भी है, एक से अधिक सही हो सकते हैं। सेक्शन सी के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करो, नंबर निकालो और भरो। भाई नेगेटिव मार्किंग से भी सावधान रहना। नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए में है, बी और सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट जहां है तो वहां हल्की फुल्की नहीं है। जहां 1 नंबर वालों के लिए 1/3 की प्रॉब्लम है, तो भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए 2/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और जब क्वेश्चनों में नेगेटिव मार्किंग हो तो क्वेश्चन वही करने चाहिए जो हमें बहुत श्योर हो। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनके जवाब निकालते हैं, ये जानने के लिए चलो कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन। देखिए जब हम लोग आर्कियोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बड़े एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिलते हैं, जहां गर्म पानी होता है या फिर जहां मीथेन बहुत प्रोड्यूस होती है। ये बैक्टीरिया हमारे प्रिमिटिव अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसे ही एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहां प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट आज भी अवेलेबल है। जो बैक्टीरिया हमारे पेट में मिलते हैं, हमारे स्टमक में, खाल में, हमारे दांतों में, हमारे खाने में, ये सभी के सभी यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले अलग तरह के बैक्टीरिया को हम लोग आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। और आर्कियोबैक्टीरिया, और अगर मैं यू बैक्टीरिया की बातें करूं तो इनमें काफी कुछ बातें कॉमन है तो कुछ अनकॉमन भी है। जैसे सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल दोनों में, तो ऑप्रोन की कंडीशन भी दोनों में देखने को जाती है। हालांकि मैसेंजर आरएनए के इंट्रॉन भी एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी एब्सेंट मिल जाता है मुझे। बस फर्क ये है कि फॉर्माइल मैथ्योनिन मुझे मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, और आर्कियोबैक्टीरिया में सबसे पहला अमीनो एसिड जो बनता है ट्रांसलेशन में वो मैथ्योनिन होता है। हम लोगों ने सुना है कि ट्रांसलेशन के सबसे पहले जो कोडॉन होते हैं उसे एयूजी कहते हैं।
यू बैक्टीरिया में इसे पढ़ने के लिए वो ट्रांसफर आरएनए आता है जिसके ऊपर फॉर्माइल लगा हुआ मेथियोनिन ग्रुप होता है, जबकि मेथियोनिन अकेला ट्रांसफर आरएनए पर जुड़ करके आता है अमीनो एसिड के रूप में जब हम बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया की। आर्कियोबैक्टीरिया कुछ प्रॉपर्टी हमसे मैच करती है, राइबोसोम वगैरह लगभग सेम है। ट्रांसफर आरएनए के इंट्रॉन जहां मेरे पास बैक्टीरिया में नहीं मिलते तो आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर ये काफी कॉमनली मिल जाते हैं। भाई यूकैरियोट्स में हमने सुन रखा है कि इंट्रॉन की कहानी होती है, इंट्रॉन, एक्सॉन, मैसेंजर आरएनए या जो भी आरएनए बन रहा होता है उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जाते, जिन्हें निकालना पड़ता है प्रोसेसिंग के द्वारा। सिमिलरली अगर मैं पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करूं, सेल वॉल बैक्टीरिया की, तो ये टिपिकल जो बैक्टीरिया में होती है वैसी आर्कियोबैक्टीरिया मिलती नहीं है। इसी बात को लेकर के हमारे पास सवाल भी थे कि आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। लैकिंग पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल, ये फैक्ट है कि आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाई जाती। हाँ, उससे मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर जरूर मिलता है, तो ये ऑप्शन देखने में ठीक लगता है। दूसरा है लैकिंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है या फिर न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, वो यहां नहीं मिलती, ये दोनों में नहीं मिलती, तो इसलिए डिफरेंस वाली बात तो ये नहीं आएगी। सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल भी दोनों में मिलता है, तो ये भी डिफरेंस नहीं है। कंटेन फॉर्माइल मेथियोनिन एज द इनिशिएटेड अमीनो एसिड, नहीं जी, ये भी गलत है, क्योंकि आर्कियोबैक्टीरिया में फॉर्माइल मेथियोनिन वाला बात नहीं है, वहां है केवल मेथियोनिन वाली। तो एकमात्र जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हर एक इंफॉर्मेशन के साथ कहीं ना कहीं कुछ मेमोरी जुड़ी होनी चाहिए ताकि हम चीजों को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखिए, जब कभी एडीपी के साथ में कोई पीआई आके जुड़ जाए और एटीपी बन जाए तो इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। सभी सेल्स के अंदर जो सबसे कॉमन तरीका है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन पर मिलता है, यूकैरियोट्स के अंदर, और बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कुछ प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके प्रोटॉन पंप करते हैं, जिससे एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार होता है और उसी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके F1 पार्टिकल एनर्जी निकालता है। उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके एडीपी प्लस पीआई को जुड़ा जाता है एटीपी बनाने के लिए। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जहां डायरेक्ट एंजाइम एडीपी को पकड़ सकता है और किसी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट लेकर जोड़ करके एटीपी बना सकता है। जब भी कभी एंजाइम डायरेक्ट किसी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से एटीपी क्रिएट करे, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में भी लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी जनरेट किए जाते हैं। तो सही मायने में एटीपी जनरेट करने के लिए मेजर 3 तरीके हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो हमारा क्वेश्चन था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को लेकर के। तो मैं याद है ग्लाइकोलिसिस में जब हम लोग बीच के बात करते हैं स्टेप्स की, तो एक जगह पर एटीपी बनता है और लास्ट वाले स्टेप में भी फॉस्फोराइल पायरुवेट से पायरुवेट बनते हुए एटीपी बनता है। जब भी कभी कोई पाथवे देखो और वहां किसी रिएक्शन में आप एटीपी जनरेट होता हुआ देखो, तो आप अपने आप उस स्टेप को काउंट कर लो कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जांपल है। ग्लाइकोलिसिस के 2 स्टेप और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का 1 स्टेप इसी के एग्जांपल है। और यहां ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप का जिक्र किया हुआ है, जहां पे फॉस्फोराइल पायरुवेट से फॉस्फेट निकाल करके एडीपी को दिए जाते हैं एटीपी बनाने के लिए, और यही वो स्टेप है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है इन 4 ऑप्शनों में से। क्वेश्चन नंबर 31, 2 एंजाइम है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। भाई, जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में ये बात करते हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। एटीपी से एक फॉस्फेट लेकर के यहां जोड़ दिया गया, और जब भी कभी एटीपी जैसे मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेकर जोड़ा जाए तो उन एंजाइम्स को हम काइनेज कहते हैं जो ये काम करते हैं। अब क्योंकि यहां इस एंजाइम ने ग्लूकोज नाम के एक मॉलिक्यूल को पकड़ करके ये काम करा है जो कि 6 कार्बन का होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम हमारे मसल में मिलता है और हमारे लीवर में भी, लेकिन ग्लूकोज के जो रोल है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद में हमेशा ग्लाइकोलिसिस ही चलेगी, ये जरूरी नहीं है। जब मसल्स की बात करते हैं तो वहां ये प्रेफरेंशियल रिएक्शन है, जहां हमारा काम भागना है, दौड़ना है। यार मान लो कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, तो उस टाइम तुम भागना चाहते हो या फिर तुम बैठना चाहते हो, और भागने के लिए मसल्स का काम करना जरूरी है। मसल्स को काम करने के लिए एटीपी चाहिए और इसीलिए ग्लाइकोलिसिस का चलना जरूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने लीवर की, लीवर हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं तो जो फालतू ग्लूकोज है जो यूज नहीं हो रहा है इस टाइम, उसको स्टोर जरूर कर लेता है।
जब भी हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज सबसे पहले लीवर के पास ही पहुंचता है, खाने के सभी पार्टिकल के साथ। जितने भी मॉलिक्यूल्स हम लोग खाने से एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे अमीनो एसिड्स हो, चाहे लिपिड्स हो, चाहे फिर ग्लूकोज हो, वो लीवर के पास से जाने हैं। उनमें से जिन जिनको स्टोर करना है वो स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन के रूप में, जैसे ग्लूकोज की बात करें तो। अब क्योंकि ग्लूकोज को प्रायोरिटी के रूप में इस्तेमाल करना है भागने दौड़ने के लिए, तो मसल्स को पहली प्रेफरेंस मिलती है खाने के लिए, और इसीलिए मसल्स में पाया जाने वाला हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को बड़ी जल्दी पहचान लेता है, कम मात्रा में भी ग्लूकोज को यूज करना जानता है। स्टोर हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज बड़ी मात्रा में अवेलेबल हो, फालतू पड़ी हो, यूज हो चुका है फिर भी बची हुई है तो स्टोर कर लो। लीवर ग्लूकोज को तभी स्टोर करता है जब सारी बॉडी की ग्लूकोज की नीड पूरी हो सके। अब जैसे आरबीसी की सेल होती है, रेड ब्लड सेल, वो तो ग्लूकोज पे टिकी हुई है। ब्रेन का फेवरेट सोर्स ग्लूकोज है, तो पहले इन बॉडी के सभी ऑर्गन्स को काम करने का मौका मिलता है, ग्लूकोज खा लो भाई। फिर भी बच गया तो लीवर स्टोर करता है। इसलिए लीवर में पाया जाने वाला इसी एंजाइम का भाई, जिसका नाम है ग्लूकोकाइनेज, ये एंजाइम तभी काम करता है जब ग्लूकोज बड़ी मात्रा में हो, और इसी काम को करने के लिए इस एंजाइम की अफिनिटी ग्लूकोज के लिए कम है। यानी कि हेक्सोकाइनेज की अफिनिटी ग्लूकोज के लिए काफी अच्छी है और ग्लूकोकाइनेज की अफिनिटी काफी कम है। और जब भी मैं अफिनिटी की बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री में Km नाम का हम लोग एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसे हम लोग माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के रूप में भी जानते हैं, और एक्चुअली में ये अफिनिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। जितनी कम Km की वैल्यू होगी, अफिनिटी उतनी स्ट्रांग होगी। हर बॉडी की अलग अलग डिमांड है, इसलिए जहां जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एंजाइम रखे गए हैं, ताकि जो ऑर्गन पहले यूज करना चाहे वो अफिनिटी के बेस पर उन मॉलिक्यूल्स को जल्दी से पकड़ ले और यूज भी कर ले। और इसीलिए तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ था कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के बारे में, ये दोनों यूबिक्विटसली प्रेजेंट होंगे सभी सेल्स में, ऐसी बात नहीं है। हेक्सोकाइनेज जहां हमारे मसल्स में पाया जाता है तो ग्लूकोकाइनेज लीवर में मिलता है, तो भाई ये बात तो फॉल्स हो गई। ऑप्शन नंबर बी था दे आर आइसोचाइम्स। अब देखिए, बेशक ये दो सेपरेट एंजाइम है जिनकी अमीनो एसिड सीक्वेंस भी डिफरेंट है और दोनों को कोड करने वाले जीन भी डिफरेंट है, लेकिन काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। और जब कभी दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो सेम रिएक्शन कैटलाइज कर रहे हो, उन्हीं को हम लोग आइसोचाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दे डिफर इन देयर Km फॉर द ग्लूकोज। ग्लूकोज की अफिनिटी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लूकोकाइनेज की। अगर मैं Km वैल्यू की बात करूं तो हेक्सोकाइनेज की वैल्यू Km की कम होती है और ग्लूकोकाइनेज की ज्यादा, और Km की वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अफिनिटी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। दे आर आइडेंटिकल इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब अमीनो एसिड की सीक्वेंस सेम नहीं होती। दोनों एंजाइम दो अलग जीन के द्वारा कोड होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड कंपोजिशन डिफरेंट है, बट फिर भी सेम काम कर रहे हैं, इसलिए तो आइसोचाइम थे। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों के दोनों करेक्ट है यहाँ। जैसे जैम में एक पेपर आता है बायोलॉजिकल साइंस का, तो ऐसे एक ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी, जहां एमएससी बायोटेक में एडमिशन मिल सकता है। यहां पेपर के रूप में मुझे बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं, तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं। मोर और लेस यहां भी नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग एक जैसा ही है, बट फिर भी हर पेपर के लिए पढ़ना जरूरी है कि कहां नेगेटिव मार्किंग कैसी दी गई है। यहाँ के क्वेश्चन भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भाई बायोलॉजी की अगर बात करूं मैं, तो चाहे वो जेएनयू के एग्जाम का हो, चाहे वो जैम का बायोटेक हो या जैम का बायोलॉजिकल साइंस, जो सेम तरह के टॉपिक हैं, क्वेश्चन तो वहां सेम ही तरह के आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब यहाँ यूकैरियोटिक सेल की बात कर रखी है, और यहाँ राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम की बात कर रखी है। पूछा हुआ कि इनमें से किसके पास एक अकेली मेम्ब्रेन है। जब हम लोग एक यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन का सिस्टम है। गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबके पास में एक एक मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में दो मेम्ब्रेन है। अगर मैं लाइसोसोम्स या फिर पेरोसोम्स की बात करूं तो वहां भी एक मेम्ब्रेन होती है, बट सेंट्रोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और इन्हीं बातों को देखकर अगर राइबोसोम की बात भी करूं तो राइबोसोम भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर कोई मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं है, केवल प्रोटीन और आरएनए का कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियोलस में बनता है, साइटोप्लाज्म में काम करता है, या फिर ईआर के ऊपर बैठ करके मैसेंजर आरएनए को पढ़ करके प्रोटीन बनाने का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, उसी का कंटिन्यूएशन का वर्जन है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन पाए जाती हैं, एक इनर और एक आउटर, और सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल नाम के फाइबर्स के बने हुए गुच्छे होते हैं, दो सेंट्रियोल्स एक साथ जुड़े हुए, और इनमें मेम्ब्रेन की गुंजाइश नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ऑप्शन में से सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास एक मेम्ब्रेन है,
यहां 2 मेम्ब्रेन है और यहां कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए मेरा आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस? देखिए, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हम जानते हैं कि पेड़ के जो हरे भाग होते हैं, हरे पत्ते, वहां की सेल्स में क्लोरोफिल नाम की एक पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल में। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन अंदर वाले, जिसे हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी था। यहां फोटोस्टॉम सेकंड, फोटोस्टॉम 1 है, जो लाइट एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोटॉन पंपिंग ये भी करते हैं, और उसी प्रोटॉन पंप का इस्तेमाल करके इनके पास भी F1 पार्टिकल है जो एटीपी बना सके। बट यहाँ लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था, इसको हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बट क्वेश्चन था कि पानी का मॉलिक्यूल है क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला या कोई और? फोटोसिस्टम सेकंड के पास ये एबिलिटी है कि वो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन निकालता है, जो इस सारी कहानियां फ्लो करते हैं। यहां जो NADPH मिला और जो ATP मिले, इन्हीं का इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन चलती है, जिसे हम C3 पाथवे भी कहते हैं, या फिर कैल्विन बेंसन साइकिल, जहां ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट बनेगा, जिससे बाद में ग्लूकोज की तैयारी होगी। तो कौन सा सोर्स हुआ इलेक्ट्रॉन का? कार्बोहाइड्रेट तो आउटपुट के रूप में मिलने वाला है फोटोसिंथेसिस में, और वाटर के मॉलिक्यूल जो टूटेंगे, और इसी वाटर के मॉलिक्यूल से जहां मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहीं ऑक्सीजन भी मिलती है। CO2 अल्टीमेटली फिक्स होकर के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने वाला है, और NADH का यहां कोई संबंध नहीं है, यहां बनता है NADPH। फर्क है दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, एंटीबॉडी और एंटीजन, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे एंटीबॉडी में 2 ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि वो एंटीजन से बाइंड कर सकते हैं, और जब भी कभी एंटीजन से बाइंड करेंगे तो यहां हमेशा नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन का इस्तेमाल होगा। वो इंटरेक्शन जहां इलेक्ट्रॉन का वाकई में कोई लेन देन नहीं होता, जैसे कि आयन के चार्ज की वजह से मिलने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, या फिर पार्शियल चार्ज की वजह से हाइड्रोजन का इंटरेक्शन किसी और एटम के साथ में, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ चिपकना, जिसे हम लोग वैन डर वाल अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये सिंपल सा एक लॉजिक है, ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कभी कोई प्रोटीन बाइंड करेंगे, या कहीं भी बायोलॉजी में तुम पढ़ोगे कि ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है, तो हमेशा वहां पर मुझे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन देखने को मिलने वाला है। अब एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन इन सॉल्यूशन थ्रू आयोनिक इंटरेक्शन, ये भी मेरा नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। वैन डर वाल अट्रैक्शन, ये भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी। तो ये चारों के चारों ही मेरे ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 31 के। अब बात करते हैं JNU के द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाले कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ये MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या MSc बायोटेक्नोलॉजी या फिर MTech बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है। इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कहानियां आती हैं। जैसे पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है, 10+2 के लेवल के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के। यहाँ पे 60 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, और नेगेटिव मार्किंग है आधे नंबर की। आधे नंबर की मार्किंग है, काफी बड़ी है, तो बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। पार्ट बी में भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, लेकिन बैचलर्स लेवल के, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और साथ में केमिस्ट्री की भी आएंगे। हर एक क्वेश्चन के जो नंबर है वो है 3, टोटल 180, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। गनीमत ये है कि थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग कम है, बट यहाँ चॉइस भी काफी सारी है। जब भी आप कभी एग्जाम देने जाओ तो हमेशा जो इंस्ट्रक्शन आती हैं उनको जरूर ध्यान दो, खास तौर से नेगेटिव मार्किंग और कहां कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, लेकिन 60 करने हैं केवल। ये बातें हमारा टाइम बचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉन्ड बिटवीन अ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉइटी इन अ फॉस्फोलिपिड इज नोन एज। देखिए, जब हम लोग ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो यार घूम फिर के पहुंच जाओ मेम्ब्रेन के पास। तुम्हें याद है कि मेम्ब्रेन जो बनी होती है फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिसमें टेल का मतलब है फैटी एसिड्स, और ये फैटी एसिड जुड़े हुए हैं एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ में, जिसके ऊपर फॉस्फेट भी लगा हुआ है। अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये एक फॉस्फोलिपिड है, और यहाँ ग्लिसरॉल का बॉन्ड फैटी एसिड के साथ में, इसको हम लोग एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, RC+O जिसमें से ये जो डबल बॉन्ड O वाला है ये फैटी एसिड का है, और इस तरह के 2 फैटी एसिड यहां लगे होते हैं। अब अगर क्वेश्चन को तुम देखो
तो उन्होंने ये पूछा हुआ था कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो फॉस्फोलिपिड में पाए जाते हैं बॉन्ड कौन सा है? बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड वाली कहानी मुझे पेप्टाइड्स में देखने को मिलती है, कुछ लिपिड्स में मिलती है जिनमें स्फिंजोसिन नाम का अल्कोहल पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में और आयनिक बॉन्ड भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में है। पॉलीमर्स के रूप में बॉन्ड बनाने वाली बातें नहीं आती, फोल्डिंग में आता है, प्रोटीन फोल्डिंग या डीएनए कहानी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड नेट चार्ज दिखाएगा पीएच 7 पर। देखिए जब पीएच होती है 7 तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन की एक लिमिटेड मात्रा है, इस मात्रा में अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो प्रोटॉन छोड़ सकता है तो छोड़ देगा और अगर ले सकता है तो ले लेगा। अगर मैं वैलिन, ल्यूसीन और प्रोलिन की बात करूं तो इनमें एक NH2, बीच में C कार्बन, C डबल बॉन्ड OOH, H और इनका R ग्रुप। इसी R ग्रुप के बेस पर ये अलग अलग है। ये वैलिन है, ल्यूसीन है, प्रोलिन, जो इनका डिफरेंस है वो इस R ग्रुप का है, ये सब में कॉमन है। 7 pH पर C डबल बॉन्ड OOH H छोड़ करके नेगेटिव चार्ज दिखाता है और NH2 NH3 बन करके पॉजिटिव चार्ज दिखाता है। तो इसके pH के आसपास यहां मुझे प्लस और माइनस दोनों तरह चार्ज मिल जाएंगे, तो नेट चार्ज 0 है। लेकिन जब मैं एस्पार्टिक एसिड की बात करता हूं तो उसके पास NH2 भी है, COH भी, और इसके R ग्रुप में एक और COH ग्रुप है। तो 7 pH पर यह नेगेटिव चार्ज दिखाता है, यह भी नेगेटिव चार्ज दिखाता है और ये प्लस। तो कुल मिलाकर के यहाँ एक प्लस का चार्ज है और 2 माइनस के, यानी कि नेट चार्ज है माइनस का 1। यानी कि एस्पार्टिक एसिड है जो 7 pH पर नेट चार्ज दिखाएगा और वो भी माइनस का 1। देखिए जब हम लोग कभी बात करते हैं इन एग्जाम्स की, तो जैसे अंग्रेजी को समझने के लिए अंग्रेजी के अल्फाबेट पढ़ने जरूरी है, ABCDEFGH। सेम ऐसे प्रोटीन बायोलॉजी को समझने के लिए, या ये कह दो कि आज की तारीख में बायोलॉजी की तमाम बातों को समझने के लिए 20 फंडामेंटल अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर हमें याद होने चाहिए और हमें उनकी प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। हमें यह भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके R ग्रुप आयनिक है, जैसे कि एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड, जो कि कुल मिलाकर 5 है। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इनका R ग्रुप नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है। तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन, इनके चार्जेस प्लस शो करते हैं। प्रॉपर्टी तो और भी बहुत सारी हैं और इन एग्जाम्स का फेवरेट है ये कि हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज को लेकर जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 47, विद रेफरेंस टू बैक्टीरियल सेल वॉल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जब हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करते हैं तो यार जिक्र आता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में मिलने वाली पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स का। अगर मैं बात करूं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो यहां एक तो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है और बीच में एक पतली सी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर भी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अंदर वाली मेम्ब्रेन है लेकिन बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है और यहां मोटी तगड़ी लंबी चौड़ी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर अवेलेबल होती है। जब हम बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम की, तो माइकोबैक्टीरियम में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के साथ में और भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि माइकोलिक एसिड्स। तो अगर मैं बात करूं फंजाई की, फंजाई क्योंकि बैक्टीरिया है नहीं इसलिए वहां पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर नहीं मिलती, वहां काइटिन, बीटा ग्लूकन्स और मैनोप्रोटीन्स टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इंडिड प्लांट में भी सेल वॉल पाई जाती है लेकिन सेलुलोज की। अब ये क्वेश्चन हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को लेकर के आ रहा है। ऑप्शन में देखो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ही कंपेयर कर रखे हैं, तो हम उसे फोकस करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती, गलत बात है, करेक्ट पूछा हुआ इन्होंने। पेप्टाइडोग्लाइकन दोनों में होती है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होती, होती है वो भी, ये भी गलत हो गया। दोनों के पास पेप्टाइडोग्लाइकन भी है और आउटर मेम्ब्रेन भी है, नहीं पेप्टाइडोग्लाइकन दोनों के पास है लेकिन आउटर मेम्ब्रेन केवल ग्राम नेगेटिव के पास है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के पास पेप्टाइडोग्लाइकन है लेकिन ग्राम पॉजिटिव के पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल बढ़िया है। देखो जब हम लोग अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, अगर हम लोग सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि वो हमें समझ में भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम बड़े आराम से उसमें से आंसर निकाल सकते हैं। फिर चाहे बैक्टीरिया की बात करें चाहे कुछ और। आफ्टर ऑल जितनी भी नॉलेज है यार, ये नॉलेज हमारी बगिया के फूलों की तरह है। भाई पढ़ाई हमें बोर क्यों लगती है? एक तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती और दूसरा हमें कुछ दिखता भी नहीं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो हम किताबों को झांक रहे होते हैं। कभी बैठ के अपने आप से बात की है कि ये तुम्हारे लंग्स की बात है या फिर तुम्हारे लीवर्स की बात है? यार जब वो हार्ट की बात करते हैं तो तुम मेडिकल वाली किताब का एक पन्ना खोल लेते हो,
कभी सोचा है कि ये तुम्हारे शरीर में धड़कने वाला दिल है? या फिर अगर फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो तो अपनी किडनी की बात करो। आज जब हम लोग बात कर रहे थे मसल्स में हेक्सोकाइनेस की, तो क्या तुमने सोचा कि ये तुम्हारी बॉडी के मसल्स की बात है? अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता भागा होता तो क्या होता? पता है, जो भी बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ रहे हो बीएससी में, ये सब कुछ वो है जो आपकी जिंदगी में घट रहा है और आपके आसपास घट रहा है। आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उनकी जानकारी, आपके घरों में जो आपको नहीं दिखते बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, इन सब की स्टोरी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्टोरी। जीन एक्सप्रेशन, आप ही की बॉडी के अंदर की बात चल रही है। आपकी मूछें कब निकल के आएंगी, आपका रंग काला होगा या गोरा होगा, जेनेटिक्स की स्टोरी, ये सब कुछ कहानियां आप ही के बारे में। हम लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं क्योंकि हम कभी पढ़ाई को अपने ऊपर लाते नहीं है। कभी सोचा है यार कि ये डिग्रियां बनाई क्यों गई हैं, ये पढ़ाई कराई क्यों जाती है? भाई हमें अपने बारे में बता रहे हैं, और जब हम लोग पढ़ाई को अपने बारे में लेकर चलते हैं तो ना सिर्फ हमारे एग्जाम क्लियर होते हैं बल्कि हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाती है। हम अच्छा खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हमें मालूम है कि क्या करना अच्छा है, क्या करना अच्छा नहीं है। असली ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान को अपने जीवन में साकार कर सके। इन फूलों की तरह आई फ्लाई भी बहुत उम्मीदें खिला रहा है। आई फ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन है पढ़ने का, एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म जहां हम लोग एमएससी के बाद होने वाले एग्जाम जैसे कि नेट, गेट, हम इनके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो साथ में हम लोग एमएससी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है हम उनकी प्रिपरेशन भी करते हैं। पॉइंट तो ये है यार, ऐसी एक पीढ़ी तैयार करो जो पढ़ने में सॉलिड हो, सभी एग्जाम क्लियर कर सके और अपने भारत का नाम रोशन कर सके। ये क्लासेस लाइव होती हैं इंटरनेट पर या फिर ऑफलाइन इंटरनेट पर ही। यहाँ आपको कभी क्लासरूम में जाना नहीं होता, अपने घर बैठ करके जहां तुम्हारा मन करे, छत पे बैठ के पढ़ना, छत पे बैठ के पढ़ लो। क्लास के लिए टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग है। अब तुम्हारे पास ये बहाने नहीं है कि मेरी कॉलेज की क्लास चल रही थी तो मैं अलग से क्लास कैसे करूं। ये क्लासेस किसी टाइम में बाउंड नहीं है। जब तुम करना चाहो, जिस दिन करना चाहो, उस दिन तुम्हारे पास एक क्लास आती है। ये क्लास स्काइप पर, तुम्हारी मेल पर और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। क्लासरूम करने के साथ साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम्हें जोड़कर ध्यान भी रखते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है और लगातार बातचीत भी करते रहते हैं। क्लासेस बहुत अफोर्डेबल हैं। सप्ताह में कुछ दिन भी अगर मेहनत करोगे तो भी अपने एग्जाम से पहले इस लायक बन जाओगे कि अपने एग्जाम को पार कर सको। 2019 के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग सेशन शुरू कर चुके हैं 1 जून से। रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं। आप लोग भी जो ज्वाइन करना चाहें आमंत्रित हैं। आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करो यार इसे अपने सभी दोस्तों के साथ। वो सभी दोस्त जो तुम्हारे एमएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इंडिड अगर जो तैयारी नहीं भी करना चाहते हैं उनको भी शेयर करो। हो सकता है उन्हें एग्जाम्स के बारे में पता ही ना हो। कई बार यार दोस्तों की ये हेल्प जिंदगी बदल देती है। आफ्टर ऑल हर एक दोस्त जरूरी है, भूल गए क्या? अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो बड़ी सी घंटी के साथ और लाइफ में मजे करो। बट मत भूलो जिंदगी सामने खड़ी है, एग्जाम भी आने वाले हैं। रात ही रात में किस्मत नहीं बदला करती। जब भी हम लंबी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट बढ़िया आते हैं। और फिर वैसे भी आई फ्लाई का साथ तो घबराने की क्या बात। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। Are you ready?